नमस्कार फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण के वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है विराम चिन्ह। पिछले वीडियो में हमने कुछ विराम चिन्हों को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में उससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है योजक चिन्ह। इससे पहले 6 चिन्हों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अतेशी अकेडमी पर सर्च करके देख सकते हैं। तो योजक चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं? ये चिन्ह 2 शब्दों के मध्य लगाया जाता है। दोनों शब्द प्रधान होते हैं, तो इस प्रकार से 2 शब्द होंगे, उनके बीच में एक छोटा सा इस तरह का योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो अंग्रेजी के हाइपन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपन। तो अंग्रेजी के हाइपन को ही हिंदी में योजक कहते हैं। इसे समास चिन्ह भी कहा जाता है। हिंदी में इसे समास चिन्ह भी कहते हैं और इसका अर्थ एक साथ करना या जोड़ना है। जो पद होंगे उनको एक साथ करने का काम करता है योजक चिन्ह। उनको जोड़कर लिखता है, समस्त पद बनाता है। 2 पदों से समस्त पद बनता है, यानी 2 पद होंगे उनको एक साथ लिख दिया जाएगा और उनके बीच में इस तरह का छोटा योजक चिन्ह लगा दिया जाएगा, जिसे कहा जाएगा समस्त पद। लेकिन दोनों पदों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये साथ में लिख दिया जाता है योजक चिन्ह लगाकर, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं या हटाते हैं तो इन दोनों ही पदों का महत्व होता है। तो किन किन स्थितियों में ये चिन्ह लगाया जाता है उसे देखते हैं हम। दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होने चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफ उपसर्ग है तब भी ये लगा दिया या एक तरफ प्रत्यय है तब भी ये लगा दिया। इस तरह से अलग करके हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं योजक चिन्ह को लगा सकते हैं। योजक चिन्ह उन्हीं शब्दों के लगेगा, उन्हीं पदों के लगेगा जिनका वो जो मूल अर्थ भी देते हों। तो दोनों पद प्रधान होने चाहिए। जिन पदों में और लुप्त हो, यानी कि उन जो पदों को या शब्दों को हम जब बोलें तो उनके बीच में और शब्द आ सके, यानी और शब्द का लोप होता है, वहाँ योजक चिन्ह लगता है। 2 शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। युग्म शब्दों के मध्य, युग्म से अर्थ ही जुड़वा है, तो जो जोड़े होते हैं शब्दों के उनके मध्य में योजक चिन्ह लगता है। संबंध स्पष्ट करने के लिए भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। शब्दों का संबंध स्पष्ट करने के लिए भी। शब्दों के दोहरान की स्थिति में एक ही शब्द 2 बार लिखा जाए तब भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। और तुलनात्मक सा सी से पहले भी किसी भी पद या शब्द से किसी दूसरे की तुलना की जाए तब भी सा या सी शब्द आने से पहले योजक चिन्ह लगाया जाता है। और इन सब को हम उदाहरण में देखेंगे। जैसे सुख दुख, तो सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा है। इसी प्रकार से माता पिता, यहाँ हम और लगाकर भी देख सकते हैं। तो और शब्द का लोप है यहाँ पर। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और दोनों ही शब्दों का महत्व है, दोनों ही शब्द यहाँ प्रधान हैं। दाल रोटी, इसी तरह से डाल डाल, जब शब्दों का दोहरान हो, पुनरावृत्ति हो, जब भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार लिखा है, डाल डाल, धीरे धीरे, इस प्रकार से भी योजक चिन्ह लगता है। इसी तरह से मणि माणिक्य, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। लूला लंगड़ा, चलना फिरना, अनाप शनाप, बच्चा बच्चा, रोम रोम, पीला सा। देखो यहाँ जो सा सी के पहले लगने वाला योजक चिन्ह है, तो इस तरह से लगता है पीला सा, यानी कोई चीज़ है उसकी तुलना किससे की जा रही है? पीले रंग जैसी, तो पीला सा। इसी प्रकार से भरत सा भाई, यानी भाई कैसा? भरत के जैसा। सीता सी बहिन, बहिन कैसी? सीता के समान, यानी सा सी, इस तरह के शब्द तुलनात्मक पदों के आगे लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह किस प्रकार का होता है? निर्देशक चिन्ह योजक की तरह ही होता है, लेकिन योजक एक छोटा निशान होता है और निर्देशक चिन्ह योजक से बड़ा होता है। तो अंग्रेजी में इसे डैश कहते हैं। निर्देश सूचना देखो, निर्देश सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने या किसी का नाम लिखने के लिए किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह कहाँ कहाँ होता है? निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद में, किसी कथन को उद्धृत करने के, उदाहरण देने के या किसी नाम के लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो समान, और इसके अलावा और अन्य कौन सी स्थितियां हैं जहां निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है? तो समानाधिकरण शब्दों, यानी समान अधिकरण वाले शब्द, जो समान शब्द है, वाक्यांशों या अर्थ, वाक्यांशों के अर्थ और वाक्य के बीच में लगाया जाता है। किसी विषय विशेष की सूचना देने में
लेख के नीचे लेखन या पुस्तक के नाम से पहले, यानी कोई भी लेख लिखेंगे तो उसके जो लेखन है उसके और या पुस्तक के नाम से पहले भी लगाया जाता है। और नाटकों के संवाद में जहाँ नाटक का संवाद लिखा जाता है उसके पहले कौन सा पात्र इस शब्द को इस वाक्य को कहने वाला है तो उस पात्र के बाद भी निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, आंगन में ज्योत्सना। आंगन में ज्योत्सना मतलब चांदनी छिटकी हुई है। आंगन में चांदनी छिटकी हुई है। ज्योत्सना जो चांदनी है चंद्रमा की, उसकी ज्योति फैली हुई है। काव्य के दो अंग, यहाँ के समझे इसको, के दो अंग कौन कौन से? एक पद और दूसरा, एक गद्य और दूसरा पद। तो यहाँ काव्य के दो अंग है ये कह दिया, उसके बाद उसको स्पष्ट किया, एक गद्य और दूसरा पद है। इसी तरह से रघुकुल रीति सदा चली आई, ऐसा किसने कहा? तुलसीदास ने। तो किसी भी कवि के कथन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नाटकों के संवाद में मनु क्या कहती है? बेटी यदि तू जानती। तो मनु पात्र है और पात्र के बाद में इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके उसकी कही हुई बात को, कथन को कहा गया है। इसी प्रकार से मणिमाला, तो मणिमाला के आगे लगाकर जैसे कोई उसी के जवाब में पूछता है क्या। और आगे है काल के 3 प्रकार। तो काल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? निर्देश देकर बताया गया है, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। आगे देखते हैं अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। इन दोनों चिन्हों को हमने एक साथ ले लिया है। तो उद्धरण चिन्ह में डबल और अवतरण चिन्ह में सिंगल डॉट्स की तरह ऊपर कोमा जो नीचे लगता है उसी तरह से इसमें ऊपर दोनों तरफ लगाकर किसी कथन को उसके अंदर लिखा जाता है। तो अवतरण चिन्ह कब लगाया जाता है? जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्रिका का नाम, कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो वहाँ इकहरा अवतरण, यानी अवतरण चिन्ह को इकहरा चिन्ह भी कहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में अगर प्रश्न में इस तरह से पूछ लिया जाए तो किसी भी चिन्ह को देकर कि यह कौन सा चिन्ह है और ऑप्शन में इकहरा दे, अवतरण नहीं दे, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अवतरण को ही इकहरा चिन्ह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि है, ये काव्य नहीं कवि है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है? निराला। तो यहाँ निराला का उपनाम है और उपनाम को अवतरण चिन्ह से बंद किया गया है। भारत भारती एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। तो यहाँ भी किसी प्रसिद्ध काव्य रचना का नाम है, जहाँ केवल नाम लिखना हो वहाँ इकहरा या अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। इसीलिए हमने इन दोनों चिन्हों को एक साथ लिया है ताकि आप अंतर भी समझ सकें और किसका प्रयोग कहाँ करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो भारत भारती को हमने इकहरा चिन्ह में बंद किया। इसी प्रकार से राजस्थानी पत्रिका एक प्रमुख पत्र है, यानी किसी के बारे में बताया जा रहा है और जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका नाम दिया हुआ है तो उसको इकहरा अवतरण चिन्ह में बंद करेंगे, राजस्थानी पत्रिका। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर ओज कवि है, ये ओज है, ओज कवि है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो जो रामधारी सिंह दिनकर है वो एक ओज कवि है और यहाँ दिनकर नाम से इन कवि के उपनाम से जो रामधारी सिंह दिनकर है तो दिनकर उपनाम से रामधारी सिंह जी को जाना जाता है, इसलिए इनके उपनाम को अवतरण चिन्ह में बंद कर दिया गया है। कहीं जब हम इनकी कविता देखते हैं तो सिर्फ ऊपर दिनकर भी लिखा हो सकता है, तो दिनकर नाम से रामधारी सिंह को जाना जाता है। आगे देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जब किसी व्यक्ति, विद्वान, पुस्तक या वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत यानी दोबारा कहा जाए तो वहाँ उद्धरण चिन्ह होता है। तो वहाँ तो इन सब का नाम दिया जाना था, यानी नाम हो तब अवतरण चिन्ह लगाया जाना है, जबकि यहाँ इन सब वाक्यों को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, लिखा जाए, दोबारा कहा जाए तो उसे उद्धरण चिन्ह
के अंदर बंद करते हैं तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के कहे हुए शब्दों का दोहरान हो, वहाँ भी उद्धरण चिन्ह होता है। जैसे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा? तिलक ने। तो तिलक ने कहा, उनका कथन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। तो इस कथन को डबल जो कोमा लगता है ऊपर, कोमे जैसा दिखता है, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो इसमें बंद कर दिया जाता है। इस तरह से भी समझा जा सकता है 6699, 6699 के अंदर बंद कर दिया उद्धरण चिन्ह के लिए। और जब अवतरण चिन्ह हो तो वो *6 और *9। तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो इस कथन को उद्धरण चिन्ह में बंद किया। अहिंसा परमो धर्म, तो ये भी एक प्रकार का कथन है और ये कहा था महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो इन्होंने अहिंसा परमो धर्म ये सिद्धांत दिया था। तो इस कथन को उद्धरण चिन्ह में बंद किया जा सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। तो इसी प्रकार से उद्धरण चिन्ह में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, विद्वान या काव्य के कथन को लिखते हैं। आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में 2 डॉट्स के बीच में एक बड़ी लाइन, जो निर्देशक चिन्ह होता है उसी के समान एक लाइन होती है, लेकिन आगे 2 डॉट्स विसर्ग के तरह होते हैं। तो ये होता है विवरण चिन्ह। जब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने, अर्थात वाक्य के आगे कई बातें क्रम में लिखना हो तब किया जाता है। जो कही हुई बात है उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ कहा जाए, कुछ शब्दों को क्रम में लिखा जाए, तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के 2 भेद है। यहाँ बात बताई गई कि क्रिया के 2 भेद है, लेकिन कौन कौन से भेद है जब हमें ये बताना हो तो विवरण चिन्ह लगाकर उनके भेदों को हम लिखते हैं, सकर्मक, अकर्मक। इसी प्रकार से पुरुषार्थ 4 है। तो पुरुषार्थ 4 है, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। केवल ये कहा जाए पुरुषार्थ 4 है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब इन पुरुषार्थों को बताया जाए तो विवरण चिन्ह लगाकर इन चारों पुरुषार्थ को हम लिखते हैं। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। तो गांधी जी ने कौन सी 3 बातों पर बल दिया, उसके लिए विवरण चिन्ह लगाकर उन 3 बातों को हम यहाँ लिखते हैं, सत्य, अहिंसा और प्रेम। तो हमने वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाया है, क्योंकि हम सारे अगर विराम चिन्हों को इसमें शामिल करते तो वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता। इसलिए छोटे वीडियो में कुछ चिन्हों को ही हमने लिया है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सके। और एक और वीडियो में हम बाकी बचे हुए सभी विराम चिन्हों को लेकर आएंगे। तो वीडियो आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।